नमस्ते बच्चों। आप सभी जानते हैं कि जो हमारा पिछला टॉपिक था वह शब्द रूप के बारे में था। हमने सभी शब्द रूप को पढ़े थे, समझे थे और जाने थे। और इससे पहले हमने दो टॉपिक का आपको बता चुका हूँ। एक तो श्लोक सुभाषितानी से, दूसरा शब्द रूप इम्पोर्टेंट। आज मेरी इच्छा हुई कि मैं आपको थोड़ा सा पहले आपका एक मॉडल पेपर बता दूं। क्लास 10th का आपका संस्कृत का किस तरीके से पेपर आता है, कितने का पेपर आता है, समय क्या रहता है, पैटर्न क्या है, ये सारा चीज़ आप इसमें देखेंगे। तो अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। इस तरीके का आपका पेपर आएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं आपके सामने स्लाइड में जो दिख रहा है। तो इस तरीके से आपका पेपर आएगा। 100 नंबर का पेपर रहेगा। जहाँ मेरा कर्सर जा रहा है वहाँ पर आप ध्यान देंगे, पूर्णांक यहाँ पर लिखा हुआ है 100 नंबर। और समय आपका 3 घंटे समय मिलेगा पेपर का। और संस्कृत सामान्य है आपका। प्रश्न पहला आएगा, इसी तरीके से आएगा। प्रश्न पहला रहेगा, उचित विकल्पम चित्वा लिखत। उचित विकल्प चुन करके लिखना है आपको। तो देखिए, सबसे पहला ही पूछा है क्वेश्चन आपका संधि से। इसी तरीके के आपको ऑप्शन आएंगे, है ना। 4 ऑप्शन रहेंगे, उनमें से एक जो सही है वह आपको लिखना है। मतलब प्रश्न क्रमांक 1 का, है ना। इस तरीके से आपके नोटबुक में डाल करके लिखना है। अब देखिए आपकी मम और एव, मम प्लस एव। दूसरा है ऑप्शन माम प्लस एव। तीसरा ऑप्शन है मम प्लस एव। चौथा ऑप्शन है मम प्लस ऐव। अब इसमें से कौन सा सही होगा, जो कि मम मतलब ममैव बनता है। ठीक है, तो आपको इसमें संधि बताना है कि कौन सी। मम और एव में इत्यस्मिन् पदे संधि अस्ति, इसमें संधि होगी। मतलब इसका जो सही है मम और एव मिलकर के क्या बनेगा, है ना। ममैव का विच्छेद क्या होगा वो आपको बताना है। तो मम प्लस एव, यहाँ पर आपकी वृद्धि संधि हो रही है। देखिए मम और एव, जो पहला वाला आपका ऑप्शन है वह सही है। मम प्लस एव, मम और एव मिलकर के, आ और ए मिलकर के वृद्धि क्या होती है, ऐ होती है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही होगा। इसी तरीके का आपको संधि से क्वेश्चन, देखिए कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन संधि से पूछा है। फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, इसमें भी मतलब फर्स्ट में सेकंड वाला, गुण संधि ही उदाहरणम अस्ति। गुण संधि का उदाहरण, है ना। अब गुण संधि का उदाहरण क्या हो सकता है, रमेशः होगा, या फिर राम होगा, या मोहन होगा, या कृष्ण होगा। क्या होगा इसमें, रमेशः, रामः, मोहनः, कृष्णः। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से क्या होगा। तो देखिए राम में तो कोई संधि है नहीं, कृष्णा में भी नहीं है, मोहन में भी नहीं है, तो किसमें होगी, रमेशः में। रमेशः में रमा प्लस ईशः, है ना। इसका विच्छेद होगा रमा ईशा। आ और ई मिल करके, जैसा कि हमने पढ़ा था ना ऑनलाइन क्लास में, आ और ई मिल करके क्या बनता है, ए बनता है। आ और ई मिलकर ए बनता है, मतलब गुण ए होगा। तो राम, रमा और ईशा, रमा में माँ में जो आ है और ईशा का ई है, आ ई मिल करके ए गुण हो गया। तो रमेशा, इसका सही आंसर आएगा रमेशा। ठीक है। तीसरा देखते हैं, विष्णो हो, विष्णु प्लस अव इत्यस्मिन् पदस्य शब्दः अस्ति, है ना। विष्णु और अव में शब्द है ना। विष्णु और अव मिलकर के क्या शब्द बनेगा, विष्णोय बनेगा, या फिर विष्णु अयम अम बनेगा, विष्णु व बनेगा, या विष्णुम क्या बनेगा, विष्णु और अव। तो इसका सही आंसर होगा विष्णु। ठीक है, विष्णु क्यों, क्योंकि विष्णु ओ के बाद जो यदि आ आता है तो उसको क्या हो जाता है, पूर्व रूप संधि हो जाती है। तो यहाँ पर आपकी पूर्व रूप संधि हो जाएगी विष्णु और अव के अंदर। आ की जगह में क्या हो जाता है, अवग्रह का चिन्ह लग जाता है, एस जैसा चिन्ह, ये हो जाता है इसी को बोलते हैं पूर्व रूप अवग्रह संधि। ठीक है, आगे देखिए, वाङ्मयम् इत्यस्मिन् पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। इत्यस्मिन् मतलब इसमें पद का संधि विच्छेद है। वाङ्मयम् पद का संधि विच्छेद होगा, क्या होगा, वाक प्लस मम होगा, या वाक प्लस मयम होगा, या वाक प्लस मयम होगा, या वांग प्लस मयम होगा। क्या होगा,
इसमें 4 ऑप्शन दिए। तो इसका विच्छेद क्या होगा? इसका विच्छेद वाक प्लस क्या होगा? मम होगा। वाक प्लस मम, है ना, वाक प्लस मम होगा। का की जगह में गा हो जाता है, और गा गा के को, क्योंकि आगे माँ है इसलिए का की जगह में गा हो जाता है, वांग मयम, है ना। तो वाक प्लस मयम हो जाएगा इसका विच्छेद, वाक प्लस मम। ठीक है, वाक प्लस मम होगा। फिर तो वाला देखते हैं, अधोलिखितेषु अव्ययम अस्ति, नीचे लिखे में अव्यय है। अब इसमें आपको अव्यय बताना है। अस्ति है, भवती है, त्वम है, सर्वत्र है, क्या है? तो आपको अव्यय, जैसा कि हमने पढ़ा था, अव्यय का मतलब होता है जो तीनों लिंगों में पढ़ा था ना हमने, एक श्लोक था वहां पर, सदृशम त्रिशुलिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु यन्न वेति तदव्ययम्। वो अव्यय का ये डिफिनेशन है, जिसमें जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में, है ना, और सातों विभक्तियों में एक जैसा रहता है, जिसमें कोई चेंजेस, परिवर्तन नहीं होता है, वो क्या है? अव्यय शब्द होते हैं। तो इसमें से देखना, जैसे भवती, ये भी अव्यय नहीं है क्योंकि इसका रूप चलता है। अस्ति, ये भी शब्द रूप चलता है इसका, और त्वम का भी रूप चलता है, त्वम युवाम यूयम। ठीक है, भवती का भवती, भवता भवंती, अस्ति का अस्ति, अस्ता संति। सर्वत्र ही एक इसमें ऐसा है जो कि इसका कोई रूप नहीं चलता है और कोई चेंजेस, परिवर्तन भी इसमें नहीं होता है। तो सर्वत्र जो है यहाँ पर अव्यय पद है, तो इसका राइट आंसर सर्वत्र होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। अब इसमें बताया गया है कि उचित विकल्पम चित्वा लिखत, उचित विकल्प चुनकर लिखिए। सेम है ये, इसमें भी वही उचित विकल्प चुनकर लिखता है। अब देखिए यहाँ तक तो देखिए, इसमें से पहले वाले क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन केवल संधि से पूछे गए हैं। तो देखिए 4 क्वेश्चन मतलब 4 नंबर का आपका संधि से, 1 नंबर का अव्यय से पूछा है। ठीक है, टोटली 5 नंबर के हो गए। ये ऑब्जेक्टिव वाले 5-5 नंबर के हैं सभी। ठीक है, तो 4 क्वेश्चन संधि से पूछा है और 1 क्वेश्चन आपका अव्यय से पूछा है। मतलब आपको संधि और अव्यय भी पढ़ना जरूरी है, अव्यय को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हाँ, इसके बाद उचित विकल्पम चित्वा लिखो, तो उचित विकल्प चुन करके लिखिए। पहला क्वेश्चन है, दूसरा वाला देखिए, सेकंड वाला क्वेश्चन, अगच्छत इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, है ना, अगच्छन, अगच्छन है ना, हाँ, अगच्छन इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति, अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन, ऐसा रूप चलता है। इसमें लकार बताना है कि कौन सा लकार है ना। तो आपके बुक में तो वैसे 5 ही लकार बताए गए हैं ना, तो 5 लकारों में से कौन सा लकार है तो वो आपको बताना। अगच्छत, जिसमें आ पहले लगा रहता है, अत, अताम, अन, ये शॉर्ट फॉर्म बताया था ना, आ शुरू में लगा करके आखिरी में अत जोड़ते हैं, तो ये कौन सा लकार होता है? ये लंग लकार होता है ना। लंग लकार में जैसे अभवत, अभवताम, अभवन, अपठत, अपठताम, अपठन, इसी प्रकार से अगच्छत, अगच्छताम, अगच्छन। तो अगच्छन रूप यहाँ पर दिया है, तो ये लंग लकार का होगा। ठीक है, देखिए लकार भी पूछा है आपको, मतलब धातु से भी पहला क्वेश्चन पूछा इसमें। दूसरी बात, फिर से दूसरा मतलब सेकंड क्वेश्चन में ही दूसरा वाला फिर धातु से पूछा, हंति इत्यस्मिन् पदे वचनम अस्ति, हंति में कौन सा वचन है? हंति, हतः, घ्नन्ति, ऐसा रूप चलता है ना, हंति। तो हंति, हंति मतलब एक वचन का, इसमें वचन पूछ लिया है हंति, तो एक वचन आएगा इसमें। ठीक है, क्या आएगा? एक वचन आएगा, क्योंकि हंति एक वचन में, हतः द्विवचन में, और हंति, हतः, घ्नन्ति बहुवचन में रहता है। तो हंति है तो एक वचन आएगा इसका। इसके बाद नेस्यामा इत्यस्मिन् पदे धातु अस्ति, नेस्यामा में पद में धातु है। ये तीसरा क्वेश्चन धातु से पूछा गया, मतलब 3 क्वेश्चन हो चुके हैं अभी धातु से। ठीक है, नेस्यामा ये भी आपके पुस्तक में दी हुई है, ये धातु पूछी जाती है कई बार। नेस्यामा इत्यस्मिन् पदे धातु, इसी प्रकार से आपको देखिए धातु आपका पूरा जैसे है बुक में दिया है वैसा वैसा नहीं पूछेगा। इसमें से क्या है कि ऐसे इसी तरीके से नेस्यामा कोई सी भी धातु पूछ लेगा, है ना, जैसे नेस्यामा पूछ लिया, इसका लट लकार में नयति, नयता, नयंती रूप चलता है, नयसी, नयथा, नयत, नयामी, नयावा, नयामा, ये उभयपदी धातु है। आपने देखा होगा बुक के पीछे दिया है, ये उभयपदी, इसका परस्मैपदी या आत्मनेपदी दोनों में रूप चलता है। नियते, नियते, नियंते, ऐसा रूप चलता है। ठीक है, तो नेस्यामा इत्यस्मिन् इस पद में धातु है, तो कौन सी धातु है? नेस्य है कि नेश है, या फिर नी है कि नेश है? तो इसमें कौन सी धातु है? नी धातु है। आप देखेंगे बुक के ऊपर लिखा हुआ है नी धातु, परस्मैपदी पद, तो इसमें कौन सा है? नी धातु है। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद ये तो हो गया, अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन हो गए धातु से, एक बार और देख लीजिए, 1 2 3
3 क्वेश्चन धातु से पूछे, मतलब 3 नंबर धातु से हो चुका है। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ, सेकंड का ही चौथा। भवेयुः इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। भवेयुः में पुरुष है, उसमें कौन सा पुरुष है? प्रथम पुरुष होगा कि मध्यम कि उत्तम कि कोऽपि नास्ति कि कोई नहीं है। ठीक है, तो भवेत भवेताम भवेयुः विधिलिंग लकार में आपने याद किया होगा, जैसा पठेत पठेताम पठेयुः, है ना, भवेत भवेताम भवेयुः, है ना। तो भवेत भवेताम भवेयुः मतलब ये प्रथम पुरुष का बहुवचन है ना, प्रथम पुरुष का बहुवचन है। भवेत भवेतम भवेयुः, भवेहि भवेतम भवेत, भवेयम भवेव भवेमा, इस तरीके से इसका रूप चलता है। तो प्रथम पुरुष का ही ये बहुवचन है, तो इसमें कौन सा आएगा? प्रथम पुरुष आएगा। ठीक है, पुरुष केवल पूछा है तो इसमें प्रथम पुरुष आएगा। चलिए अगला देखते हैं। माता किल मनुष्याणाम देवतानां च दैवतम इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययम् अस्ति। माता किल मनुष्याणाम देवतानां च दैवतम इत्यस्मिन् पदे अव्ययम् अस्ति। इस पद में अव्यय है ना। अब इसमें माता है अव्यय, कि किल है, कि मनुष्याणाम है, कि देवता नाम है, कि चा है, कि दैवतम, इसमें क्या है अव्यय वो आपको देखना है। जैसे आपने यदि अव्यय वाला चैप्टर पढ़ा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा इसमें कौन सा पद है अव्यय। देखिए दैवतम तो ये शब्द है, माता भी शब्द है, इसका भी रूप चलता है ना। मनुष्याणाम ये तो ऑलरेडी इसका भी रूप चल रहा है, षष्ठी का बहुवचन है मनुष्याणाम। दैवता नाम ये भी षष्ठी बहुवचन है ना। किल है और चा है ना। तो इसमें कौन सा होना चाहिए? किल और चा। ठीक है, तो इसमें जो है तो किल है ना। और ठीक है, इसमें बा बता रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि चा भी क्या है? ये भी तो अव्यय है, चा भी अव्यय है। किल और चा ये दोनों इसमें अव्यय पद होंगे। लेकिन हालांकि इसमें देखिए आंसर में इसका बता रहा है कि फिफ्थ का बा, लेकिन फिफ्थ का पद में किल, किल और च ये दोनों ही अव्यय पद हैं। माता किल मनुष्याणाम दैवतानाम च दैवतम इत्यस्मिन् वाक्ये अव्ययमस्ति। तो ये अव्यय दोनों है, किल और च दोनों है अव्यय पद। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, ये भी विकल्पात्मक क्वेश्चन है तीसरा। तो आपको धातु से याद रखना है कि धातु से कितने क्वेश्चन हो गए? 4 क्वेश्चन धातु से पूछे हैं और 4 क्वेश्चन संधि से पूछे हैं। एक आपका अव्यय से पूछा है, यहाँ पर फिर से एक क्या पूछ लिया है? हाँ, अव्यय से 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, मतलब 2 नंबर अव्यय से और 4 नंबर धातु से, 4 नंबर संधि से, बहुत मायना रखता है। चलिए अगला देखते हैं, तीसरा वाला प्रश्न नंबर 3। उचित विकल्पम चित्वा लिखत। आज मैं सोचता हूँ कि केवल विकल्पात्मक जो क्वेश्चन है उनका हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, कल जो है वो लिखने वाले एक पदेन एक वाक्यन और जो अन्य क्वेश्चन है उन पर डिस्कस हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं। उचित विकल्प चुन करके लिखिए। तो मतु प्रत्यय से उदाहरण अस्ति, मतु प्रत्यय का उदाहरण है। मतु प्रत्यय का क्या उदाहरण हो सकता है? गतवान होगा कि शक्तिमान होगा कि दृष्टवान होगा कि सेवमाना होगा, है ना। तो इसमें जो है मतु प्रत्यय का उदाहरण क्या है? शक्तिमान, है ना। क्या होगा? शक्तिमान। ठीक है, क्योंकि ये सेवमाना भी नहीं है, इसमें सानच का ये उदाहरण है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो इसमें कौन सा होगा? शक्तिमान। इसमें देखिए आंसर में क्या दिया हुआ है, खाका, इसमें आ पहला बता रहा है। ठीक है, फर्स्ट वाला बता रहा है इसमें, तो गतवान, हाँ ये भी है। ठीक है ठीक है, यही है, फर्स्ट वाला है। ठीक है, ओके ओके, हाँ। तो इसमें फर्स्ट वाला बता रहा है। इसके बाद पठिता इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति। पठिता पद में प्रत्यय है। पठिता पद में कौन सा प्रत्यय है? पठिता, लिखिता, हसिता। मैंने आपको बताया था ना, जिसमें तह तह आता है उसमें कौन सा प्रत्यय होता है? क्ता प्रत्यय होता है। कौन सा प्रत्यय? क्ता। ठीक है, क्ता प्रत्यय इसमें देखिए, पठिता, लिखिता, हसिता, है ना, इसमें ता प्रत्यय है। देखिए ता प्रत्यय। इसके बाद बाल प्लस टाप इत्यस्य पदम भवति, है ना। बाल शब्द में टाप प्रत्यय लगेगा तो क्या शब्द बनेगा? बालटा बनेगा या बालाह बनेगा या बालापम बनेगा या बालाप बनेगा? क्या बनेगा? ठीक है, क्या बनेगा बताइए? तो इसमें बालटा तो बनेगा ही नहीं। ठीक है,
बालाप भी नहीं बनेगा और बालापम भी नहीं बनेगा, और बाला बनता है ना, बाला और टाप में बाला लिखा है लेकिन बाला होगा, क्योंकि इसमें विसर्ग तो लगने का कोई नहीं है, तो थोड़ा सा गलती से लगा होगा विसर्ग। ठीक है, तो बाल और टाप मिलकर के बाला रूप बनता है। देखिए आपके गा नंबर का तीसरा यहाँ पर देखिए, गा का सेकंड वाला जिसमें बता रहा है, गा का सेकंड, बिल्कुल वही वाला है, बाला। ठीक है, त्वा प्रत्यय उदाहरण मस्ती, त्वा प्रत्यय का उदाहरण है क्या है, हसिता पठित्वा गंतुम आदाय, क्या होगा, तो इसमें त्वा प्रत्यय मैंने बताया था, जैसे पठित्वा लिखित्वा हसित्वा गत्वा, जहां भी त्वा त्वा है वहां पर कौन सा प्रत्यय होता है, त्वा प्रत्यय होता है। तो इसका तो ये तो बहुत सारा लीजिए है, ये त्वा होगा। ठीक है, पठित्वा आएगा इसमें, त्वा प्रत्यय का उदाहरण पठित्वा है। ठीक है, बाकी गंतुम जो है वो तुमुन का है, आदाय है ये लेप प्रत्यय का उदाहरण है, हसती, ठीक है, हसती तो हसती हसता हसंती, ठीक है, तो तिपादि प्रत्यय है इसमें। ठीक है, परोपकारा, अगला देखिए, परोपकारा प्राणई कंठ गतैरपि, परोपकारा डैश डैश प्राणई कंठ गतैरपि। तो अब इसमें आपको क्या करना है, परोपकार कर्तव्य प्राण कंठ गतैरपि, एक आपको सूक्ति है आपके बुक में दी हुई है, परोपकार कर्तव्य प्राण ही कंठ गतैरपि, परोपकार करना चाहिए चाहे प्राण प्राण कंठ गतैरपि, कंठ तक भी प्राण आ जाए, है ना, तो भी हमें क्या करना चाहिए, कर्तव्य परोपकार करना चाहिए। अभी इसमें लिखा है कर्तव्य करना चाहिए, न कर्तव्य ज्ञातव्य भवितव्य, मतलब कर्तव्य करना चाहिए, न कर्तव्य नहीं करना चाहिए, ज्ञातव्य जानना चाहिए, और भवितव्य होना चाहिए। क्या होना आएगा इसमें, कर्तव्य फर्स्ट वाला आएगा, देखिए। ठीक है, ये हो गया 3 क्वेश्चन। मतलब अब इस पूरे में अब एक बार फिर से देखते हैं, तो इसमें देखिए एक तो धातु से पूछा है, फिर से मतलब प्रत्यय पूछा, तीसरा वाला जो क्वेश्चन ये प्रत्यय पूछा, 1 2 ये 3 प्रत्यय से 3, ये चौथा 4, 4 नंबर प्रत्यय से पूछा है। ठीक है, 4 नंबर प्रत्यय पूछा जा रहा है, 4 नंबर की संधि पूछी जा रही है, 4 नंबर की धातु पूछा जा रहा है, धातु रूप। ठीक है, और 1 नंबर का यहाँ पर पूछिए सूक्ति पूछी है ना, ये सूक्ति 1 नंबर की ये सूक्ति आई है यहाँ पर कि क्या। ठीक है, चलिए, उचित विकल्पम चित्वा लिखित, फिर से क्वेश्चन नंबर 4 है, विकल्पात्मक प्रश्न है, तो इसको देखेंगे। द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति, द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का क्या उदाहरण हो सकता है, द्विगु समासस्य उदाहरणम अस्ति, द्विगु संख्या पूर्वे द्विगु, एक सूत्र है संस्कृत में, संख्या पूर्वे द्विगु, जहां पर भी पूर्व में संख्या होती है वहां पर द्विगु समास होता है। ठीक है, तो देखिए, पंचवटी त्रिभुवनम अष्टाध्यायु दशाननम। ठीक है, तो ये द्विगु समास का उदाहरण है। देखिए, त्रिभुवनम में भी संख्यात्मक प्रश्न है ना, त्रि है, पंचवटी पे भी पंच है, ये भी संख्यात्मक है, अष्ट अध्यायु ये भी संख्यात्मक है, दशानन ये भी संख्यात्मक है। ये बहुत कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है, बहुत कंफ्यूज करने वाला है क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें बताइए क्या होगा, क्योंकि संख्या यदि पूर्व में रहता है जिस भी समास में वो द्विगु समास होता है, तो संख्या तो पूर्व में पंचवटी में भी पंच है, त्रिभुवन में भी त्रि मतलब होता है 3, पंच मतलब 4, अष्टाध्यायु अष्ट मतलब होता है 8, और दशानन में 10 मतलब होता है 10। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें भी संख्यात्मक है। ठीक है, तो ये कौन सा होगा इसमें बताइए, कौन सा होगा बताइए, इसमें होगा दशानन, जो बता रहे द्विगु समास का उदाहरण है ना, पंच त्रि और अष्टाध्यायी, ये नहीं होगा, इसमें क्या होगा, दशानन, है ना, 10 आनन इसमें बता रहा है कि फोर्थ का जो पहला है, इसमें देखिए फोर्थ का पहला, इसका जो आंसर यहाँ पर दिया हुआ है ये देखिए। ठीक है, का क्या है, दा नंबर। चलिए अब आगे देखते हैं, कर्मधारय समासस्य उदाहरणम अस्ति, कर्मधारय समास का उदाहरण है, कर्मधार समास का उदाहरण है, क्या उदाहरण है कर्मधारय समास का, नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं।
पीता, आप देखिए, हाँ एक बात और देख लो कि एक जो है ये वाला जो क्वेश्चन पूछा है आपका, ये किससे पूछा गया है? पहला वाला जो है ये समास पूछा है, समास अभी 1 नंबर का पूछा गया है। और फिर से सेकंड क्वेश्चन है कर्मधारय समास का है। द्विगु समास का एक हो गया, दूसरा कर्मधारय समास का हो गया। इसके बाद है, मतलब इसमें अब कर्मधारय समास आपको बताना, पीताम्बरः घनश्यामः परोपकारः राजपुरुषः। जो हमने वो पढ़ा था, क्या बोलते हैं, जो कर्मधारय समास पढ़ा था, तो कर्मधारय मतलब विशेषण विशेष से जिसमें होते हैं, है ना, घनश्यामः, पीताम्बरः, ठीक है, परोपकारः, राजपुरुषः, ये भी नहीं होगा, घनश्यामः, घन इव श्यामः, है ना, तो इसमें कौन सा होगा? घनश्यामः होगा, है ना। इसमें विशेषण श्याम कैसे, श्याम कैसे है? घन जैसे हैं, घन बादल, घन श्याम मतलब बादल जैसे, ठीक है, तो घन आएगा इसमें। अब इसमें देख लेते हैं कौन सा होगा, सेकंड का, खा का बा, ठीक है, बा इसमें बता रहा है, सही है, बिल्कुल राइट है। प्रतिदिनम इत्यस्मिन् पदे समासः अस्ति, प्रतिदिनम में समास है। प्रतिदिन में क्या समास है? द्वंद्व समास है, द्विगु समास है, बहुब्रीहि समास है, कि अव्ययी भाव समास है? क्या है प्रतिदिनम में? प्रतिदिनम में देखिए, सबसे ऐसा कौन सा समास है जिसमें शुरू शुरू में क्या होता है, अव्ययात्मक शब्द रहते हैं? अव्ययी भाव समास ही होगा इसका, ठीक है। देखिए इसमें गा का देख लेते हैं, गा का दा, बिल्कुल राइट है, गा का दा, अव्ययी भाव समास, ठीक है। इसके बाद अधोलिखितेषु उपसर्गः नास्ति। अव्ययी भाव समास में ये है कि प्रथम पद जो होता है अव्यय होता है, ठीक है। तो जैसे पीताम्बरा, घनश्यामा, परोपकारा, सॉरी ये गा वाला है। द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययी भाव समास, तो इसमें अव्ययी भाव समास, तो नाम से ही अव्यय जिसमें रहता है, प्रतीक क्या है? अव्यय है, ठीक है। ये बिल्कुल सिंपल ही इस तरीके से। अगला चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो समास के अभी तक कितने हो गए? 3 हो गए। चौथा क्वेश्चन है अधोलिखितेषु उपसर्गा नास्ति। 3 क्वेश्चन समास से पूछा है आपका, ठीक है। अधोलिखितेषु उपसर्गा नास्ति, नीचे लिखे में उपसर्ग नहीं है। देखिए उपसर्ग मैंने बताया था ना जब पढ़ रहे थे, उपसर्ग कितने होते हैं? टोटल 22 होते हैं। कौन कौन से? प्रपरा, अपसम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, भी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उद, अभिप्रति, है ना। ये टोटल 22 उपसर्ग होते हैं। तो अब इनमें से यदि आपको उपसर्ग याद होगा तो आप इजिली बता सकते हो कि अधोलिखितेषु उपसर्गः नास्ति, नीचे लिखे में उपसर्ग नहीं है, मतलब नहीं है वो बताना है, वो नहीं बताना है, नहीं है, नास्ति मतलब नहीं है। तो सम भी उपसर्ग है, परा भी उपसर्ग है, दुर भी उपसर्ग है ना। उपसर्ग क्या नहीं? अस नहीं है, अस धातु है, अस धातु का रूप चलता है अस्ति, स्तः, सन्ति, इस तरीके से असि, स्थः, स्थ, अस्मि, स्वः, स्मः, अस्मि, है ना, अस्मि, स्वः, स्मः, इस तरीके से इसका रूप चलता है। तो अस क्या है? धातु है, ये उपसर्ग है, बाकी तीनों क्या उपसर्ग है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? अस, मतलब अस आएगा, सा वाला, स नंबर का, घा का स नंबर आएगा, ठीक है। निर्देशः इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति, निर्देशः पद में उपसर्ग है। निर्देश पद में क्या उपसर्ग है? उपसर्ग इसमें भी फिर से उपसर्ग से दूसरा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो निर्देश में आपको उपसर्ग बताना है, निर्देय है कि नी है कि निद है कि निर है। अब उपसर्ग आपको पता होगा तो आप बड़े अच्छे तरीके से कर लेंगे। इसमें निर उपसर्ग है, ठीक है, क्या है? निर उपसर्ग है, ठीक है, दा। चलिए ये तो हो गए, कितने हो गए? ये 4 क्वेश्चन, ये आपके 4 क्वेश्चन हो गए हैं विकल्पात्मक क्वेश्चन, ठीक है। तो आप विकल्पात्मक क्वेश्चन में आप देख लिए होंगे कि उपसर्ग से दो नंबर को उपसर्ग से पूछा जा रहा है, 3 नंबर का समास से पूछा गया है, 4 नंबर के संधि से, और 4 नंबर का धातु से, ठीक है, और 4 नंबर के प्रत्यय से, और 2 नंबर अव्यय से, 1 नंबर सूक्ति से। इस तरीके से ये आपका ग्रामर वाला मार्क टोटल कितने नंबर का आ रहा है? ये पूरा ग्रामेटिकल जो है आपका व्याकरणात्मक जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कितने नंबर के हैं? 5 चौको 20 नंबर के हैं टोटल, ठीक है। अब इसके बाद ये है, ये तो आपके बुक का है, यहाँ से आपके, ठीक है। तो ये हमने आज डिस्कस किया है। नेक्स्ट अगले वीडियो में हम आपको इसके आगे का जो है पेपर किस तरीके से आता है, कौन कौन क्वेश्चन आते हैं, आगे इसके आगे का जो हम ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ये आगे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि जाने से पहले आप हमारे जो वीडियो है, हमारा जो चैनल है, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फायदा हो। जो भी बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं, बोर्ड 10th बोर्ड में संस्कृत पेपर का जो भी 10th बोर्ड की एग्ज़ाम दे रहे हैं, उनके लिए
ये बहुत ही सहायक होगा, उनको भी समझ में आएगा, आपके भाइयों का हेल्प होगा, है ना। तो अब मैं ये चाहता हूँ कि देखिए मेरी कोई फीस नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसमें मैं ये चाहता हूँ कि सबको इसका फायदा मिले, तो आप लोग शेयर करिए अपने आपके फ्रेंड्स को, ठीक है, अधिक से अधिक इसको समझिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो बताइए, हम उस पर वीडियो बनाएंगे और हम आप भी इसी तरीके से सहायता करते रहेंगे। और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर ले, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो आपको सबसे पहले आ जाए, और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।